मुस्लिम देशों का एक संगठन है जिसका नाम है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, यानी OIC। इस संगठन में 57 ऐसे सदस्य देश हैं जो इस्लाम मजहब को मानने वाले देश हैं। इनमें कई बड़े और कई छोटे देश हैं। इनमें पाकिस्तान जैसा न्यूक्लियर पावर वाला देश भी शामिल है, तो इंडोनेशिया जैसा करीब 25 करोड़ की जनसंख्या वाला देश भी इसमें शामिल है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन 57 मुस्लिम देशों में ईरान अब सबसे पावरफुल देश बन गया है? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ वक्त से ईरान जिस तरह से अमेरिका और उसके सहयोगी इजराइल के खिलाफ अपना झंडा बुलंद कर रहा है, उसे ये देश कर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ईरान की पावर अब कुछ इस तरह बढ़ गई है कि उसे अमेरिका जैसी सुपर पावर से टकराने का खौफ भी नज़र नहीं आ रहा है। मिडिल ईस्ट के इलाके में फ़िलिस्तीन एक ऐसा मसला रहा है जो कई दशकों से मुस्लिम देशों और इजराइल के बीच की दुश्मनी को ख़त्म नहीं होने देता। ये एक इमोशनल मसला है। इस मसले को लेकर अरब देश मिलकर इजराइल के खिलाफ 3 बार युद्ध भी लड़ चुके हैं और तीनों बार हार चुके हैं। पिछले साल जब हमास की हिमाकत के जवाब में इजराइल ने गाज़ा पट्टी पर चढ़ाई की थी तो पूरी दुनिया के मुस्लिम मुल्कों ने इसका विरोध किया था, लेकिन ज़्यादातर देशों का विरोध सिर्फ जवानी जमा खर्च से ज़्यादा सीमित आगे नहीं बढ़ सका और जवानी जमा खर्च तक ही रहा, यानी कि उन्होंने सिर्फ बयानबाजी ही की, उसके अलावा कुछ नहीं किया। लेकिन ईरान का विरोध बाकियों से अलग था। ईरान ने ना सिर्फ इजराइल को इसके नतीजे भुगतने की कड़ी चेतावनी दी, बल्कि उसके समर्थन वाले मिलिशिया जैसे हिजबुल्लाह और हुती विद्रोहियों ने इजराइल को निशाना भी बनाया। अमेरिका को भी इस बात की पूरी आशंका है कि मिडिल ईस्ट में अगर कोई मुल्क इजराइल को टक्कर दे सकता है तो वो ईरान ही है। लिहाजा उसने यूक्रेन के मसले से ज़्यादा तवज्जो ईरान की सुरक्षा को देते हुए मिडिल ईस्ट में अब तक का अपना सबसे तगड़ा फौजी जमावड़ा भी कर दिया ताकि ईरान को इजराइल पर हमला करने से रोका जा सके। अमेरिका की मदद को लेकर इजराइल इतना आश्वस्त है कि वो अब खुलकर खेल खेलने लगा और उसने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान का जो वाणिज्यिक दूतावास था उस पर स्ट्राइक करके एक टॉप ईरानी कमांडर को ढेर कर दिया। इजराइल की इसी हिमाकत के जवाब में अब ईरान अपने इंतकाम की तैयारी कर रहा है और इसी बीच ये खबर भी आ गई कि ईरान के पास अब इतना न्यूक्लियर बारूद इकट्ठा हो चुका है, यानी इतना जखीरा, इतना ईंधन इकट्ठा हो चुका है कि वो एक हफ्ते के भीतर 3 परमाणु बम बना सकता है। अभी तक इस्लामिक मुल्कों में बस पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जिसके पास परमाणु बम बनाने की क्षमता है या जिसके पास न्यूक्लियर पावर मौजूद है। अब अगर ईरान के पास भी ये शक्ति आ जाएगी तो फिर वो इस्लामिक दुनिया में पाकिस्तान को पीछे छोड़ देगा, क्योंकि परमाणु हथियार के अलावा भी ईरान की फ़ौज के पास काफ़ी ताकत है, जिसमें उसकी मिसाइल और ड्रोन पावर भी शामिल है। ईरान ने बीते कुछ सालों में अपनी मिसाइल पावर में ज़बरदस्त तरीके से इजाफा किया है और आज वो इस पोजीशन में पहुंच चुका है कि उसकी मिसाइलें इजराइल के साथ साथ मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को नेस्ते-नाबूद करने का मादा रखती हैं। ईरान के पास अलग अलग तरह की, अलग अलग कैटेगरी की 9 मिसाइलें हैं जिनकी जानकारी मीडिया में बाहर आई है और वो सारी मिसाइलें इजराइल तक पहुंचने में सक्षम हैं। ईरान की न्यूज़ एजेंसी ने इन मिसाइलों की थोड़ी जानकारी बाहर उन्होंने की थी, थोड़ी जानकारी उन्होंने बताई थी, जिसके बारे में जो ईरान की मिसाइल क्षमता के बारे में पता चला। इनमें से कुछ मिसाइलें 14,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हुए 2,000 किलोमीटर की रेंज तक निशाना साधने में सक्षम है। ईरान के मिसाइल की जखीरे में मौजूद सिजिल मिसाइल 2000 से 2500 किलोमीटर की दूरी तक निशाना लगाने में सक्षम है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 12 से 14 मैक के आसपास है। 1214 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक मैक कहा जाता है। वहीं खैबर मिसाइल मैक 5 की रफ्तार से 2000 किलोमीटर की दूरी तक निशाना लगा सकती है। इमाद मिसाइल जो ईरान के पास मौजूद है, ईरान के जखीरे में है, वो 2 से लेकर 7 मैक की रफ्तार से 2000 किलोमीटर की दूरी तक के टारगेट को नेस्ते-नाबूद करने की ताकत रखती है। शहाब 3 मिसाइल जो ईरान के पास है वो मैक 7 की स्पीड से 2000 किलोमीटर तक की रेंज में जाकर दुश्मन पर हमला कर सकती है। ईरान की गादर मिसाइल मैक 9 की स्पीड से चलती है और 1950 किलोमीटर तक की रेंज में जाकर अपने टारगेट को नष्ट करने की क्षमता रखती है। पावे मिसाइल ये 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और 1650 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। फतह 2 मिसाइल मैक 5 की स्पीड से जाती है और 1400 किलोमीटर तक दुश्मन के ठिकाने को निशाना लगाकर बर्बाद करने की काबिलियत रखती है। खैबर शिकन मिसाइल
1450 किलोमीटर तक दुश्मन को भेदने में सक्षम ये मिसाइल 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वार कर सकती है। हाज कासिम मिसाइल मैक 5 की रफ्तार से चलती है और ये मिसाइल 1400 किलोमीटर तक की दूरी पर अगर दुश्मन का ठिकाना है तो उसको नष्ट कर सकती है। ईरान की ये वो मिसाइलें हैं जो किसी भी ताकतवर देश के पास मौजूद जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है उसको टेस्ट कर सकती हैं, उसको नाकाम कर सकती हैं और उसको चकमा दे सकती हैं। और मिसाइल ही नहीं, ड्रोन वारफेयर में भी ईरान काफ़ी आगे है। ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें ईरान ने अब महारत हासिल कर ली है। हाल ही में यूक्रेन युद्ध में हम सभी ने देखा कि ड्रोन से एक बड़े और घातक हथियार के तौर पर सामने आए हैं जो पूरा खेल बदल सकते हैं। अगर बात ईरान की ड्रोन पावर की हम करें तो ईरान के पास जो सुसाइड ड्रोन है उसके कम से कम 10 अलग अलग मॉडल हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह ही ये ड्रोन भी सटीक और रडार से बचने के लिए कम ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले हैं। मेराज 521 ऐसा छोटा ड्रोन है जो केवल 3 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है, या फिर उसके पास शाहिद 136 की एक ऐसी रेंज है, ऐसे मॉडल हैं जो 45 किलोग्राम यानी 45 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकते हैं। उनकी रेंज 5000 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक है। ईरान के सबसे बड़े जो सुसाइड ड्रोन है वो 260 किलोग्राम तक विस्फोटक को 2000 किलोमीटर तक के टारगेट के पास ले जा सकते हैं। ईरान के पास फाइटर ड्रोन्स के 1 दर्जन से ज़्यादा मॉडल हैं जो ज़मीन, समुद्र और हवाई लक्ष्यों पर टारगेट पर हमला करके उसकी टोह लेने, उनको बर्बाद करने में सक्षम है। बड़े फाइटर ड्रोनों में से एक है शाहिद 149 जो 2000 किलोमीटर तक की दूरी पर 500 किलोग्राम तक का पेलोड यानी 500 किलोग्राम का विस्फोटक ले जा सकता है। शाहिद 123 को सीरिया और इराक के में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो जंग चल रही है, वहाँ पर हमने इसके प्रदर्शन को देखा है, जबकि वो अपनी क्षमता के साथ साथ यूक्रेन और यमन में भी इस शाहिद ड्रोन को इस्तेमाल किया गया है। यानी ईरान के ये वो ड्रोन्स हैं जो अपनी काबिलियत दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ऑलरेडी दिखा चुके हैं। ईरान की मिसाइल्स और उसकी ड्रोन पावर एक ऐसा पहलू है जो इसकी फ़ौज को बेहद ख़तरनाक बनाता है। इसके अलावा हिजबुल्लाह और हूती विद्रोही जैसे उसके पास प्रॉक्सी फोर्सेस भी हैं। ईरान ने इन हथियारों से, इन जो ड्रोन और मिसाइल पावर है उससे अपनी इन प्रॉक्सी फोर्सेस को भी लैस कर दिया है। इसके अलावा ईरान की ताकत हम देख सकते हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट इलाके में अलग अलग प्रॉक्सी फोर्सेस के जरिए ईरान ने अपना एक जाल बिछाया हुआ है। मुस्लिम दुनिया में ईरान के अलावा टर्की भी एक ऐसा देश है जिसके पास एडवांस हथियारों का बड़ा जखीरा मौजूद है और टर्की की ड्रोन्स पावर भी पूरी दुनिया देख चुकी है। यूक्रेन युद्ध में तो टर्की के ड्रोन्स ने जमकर कहर ढाया है, लेकिन टर्की की अपनी कुछ ऐसी मजबूरियां हैं, कुछ ऐसी लिमिटेशंस हैं जो इसकी ताकत को सीमित कर देती हैं। टर्की अमेरिका की लीडरशिप वाले संगठन नेटो का मेंबर है और एक लिमिट से ज़्यादा वो अमेरिका के खिलाफ नहीं जा सकता। खुद टर्की की ज़मीन पर ही अमेरिका के फौजी अड्डे बने हुए हैं नेटो संगठन के जरिए। फिलिस्तीन के मसले पर टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन ने खूब बयानबाजी की, लेकिन ज़मीन पर कुछ भी नहीं किया। ऐसा ही कुछ किस्सा मिडिल ईस्ट के एक और ताकतवर देश, मुस्लिम देश सऊदी अरब का भी है। अपने पेट्रोल डॉलर की बदौलत सऊदी अरब यूँ तो दुनिया में आर्थिक मसलों पर एक मजबूत आवाज़ के तौर पर देखा जाता है, मजबूत आवाज़ के तौर पर उसको जाना जाता है, लेकिन फ़िलिस्तीन के मसले पर एक हद से ज़्यादा वो अमेरिका के खिलाफ जाना उसके बस की बात नहीं है। यही वजह है कि ईरान अब मुस्लिम जगत में एक बेहद पावरफुल देश के तौर पर सामने आया है, पावरफुल देश के तौर पर उभर कर सामने आया है। इतना पावरफुल कि वो फ़िलिस्तीन जैसे भावुक मसले पर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यानी अमेरिका से भी टकराने से नहीं डर रहा है।